22-23 साल का नौजवान हम लोगों के बीच तो बहुत लोग 22-23 साल के होंगे और लगभग उसी समय लॉ की डिग्री भी कंप्लीट होती है और आज पूरे भारत में लाखों लाख बैरिस्टर्स हैं, लेकिन हम बैरिस्टर डे मना रहे हैं। एक ऐसे बैरिस्टर के बैरिस्ट्री यानी बतौर विधि व्यवसाय, बतौर अधिवक्ता, जिन्होंने अपने 22-23 साल की उम्र पूरी करके बैरिस्टर की डिग्री ले करके और भारत में आकर के और अपने आप को बैरिस्टर क्या होता है, अधिवक्ता क्या होता है, उस समय महत्व बताने का काम किया। क्योंकि जिस वर्ग से वो आते थे उस वर्ग में दूसरा कोई बैरिस्टर नहीं था। यहां तक कि उस वर्ग की नहीं, पूरे बैकवर्ड समाज में, पूरे बहुजन समाज में कोई बैरिस्टर नहीं था। उस समय उन्होंने उस सवर्ण समाज को बताने का काम किया कि देखो, तुम्हारे समाज में तो बहुत से बैरिस्टर होंगे, लेकिन ये बैरिस्टर, तुम लोगों के बीच एक अजूबा बैरिस्टर आया है, जो बैरिस्टर भारत के अंदर जब तक पढ़ाई किया तब तक क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ा नहीं था। क्लासरूम से बाहर जहां पे सारे बच्चे अपने जूते चप्पल उतारा करते थे, उस जगह बैठ करके पढ़ा हुआ विद्यार्थी जब वो विदेश से बैरिस्टर बन करके आया तो उन्होंने बताने का काम किया कि इस बैरिस्टर की क्या हैसियत है, ये तुम लोग देख लो। किनको? उस सवर्ण समाज के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने बताया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि उनको साइमन कमीशन का सदस्य बनाया गया। जो साइमन नाम का आयोग आया था भारत के अंदर, उसका सदस्य बनाया गया। और वह विषम परिस्थिति का दौर था जब भारत के अंदर स्ट्रेटजी सवर्णों की चल रही थी, क्योंकि उसी से कुछ वर्ष पहले ही इस देश के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ के विधायी मंडल में सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव लाई थी, जिसको साउथ बोरो कमीशन कहा जाता है। उस साउथ बोरो कमीशन में साउथ बोरो ने यह कहा था कि मैं पूरे भारत के सभी वर्ग के लोगों को समान प्रतिनिधित्व दूंगा। और उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पंडित बाल गंगाधर तिलक। पंडित बाल गंगाधर तिलक को यह लगा कि ये तो बहुत ही भयानक स्थितियां पैदा हो जाएंगी भारत के अंदर, क्योंकि पूरे भारत में हम ब्राह्मणों की जो संख्या है वो संख्या महज 3% की है। और डेमोक्रेसी सिस्टम में, प्रजातांत्रिक जो सिस्टम है, उस सिस्टम में संख्या महत्वपूर्ण होता है और संख्या इनकी बहुतायत हो जाएगी, यानी 85 से 90% लोगों का मुकाबला 3% के ब्राह्मण नहीं कर पाएंगे।
ये पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आभास किया इस चीज का, और उन्होंने साउथ बोरो कमीशन का विरोध किया था। और साउथ बोरो कमीशन के विरोध में जगह जगह जाकर के उन्होंने यवतमाल में, अथनी में, अकोला में हर जगह भाषण देना शुरू किया था कि तेली तमोली कुनभटों को क्या संसद में जाकर हल चलाना है। उस समय उनकी सभा में धोबी बिरादरी के एक संत, हमारे संत गाडगे जी महाराज मौजूद थे। उन्होंने जब बोलने का अवसर दिया संत गाडगे जी महाराज को, तो संत गाडगे जी महाराज ने सवाल किया कि बाल गंगाधर तिलक, आप जो बोल रहे हो तेली तमोली कुनभटों को क्या संसद में जाकर हल चलाना है, जरा मुझे समझाओ कि संसद क्या कोई भूमि होती है, या संसद में क्या कोई तेल पेरने की मशीन होती है, या वहां कोई धोबी घाट होता है, क्या कहना चाहते हो। उन्होंने उस समय विरोध किया था। पंडित बाल गंगाधर तिलक को लगा इस देश के अंदर जो बहुजन नायक लोग हैं, बहुजन नेता हैं, जैसे उस समय कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति साहू जी महाराज मौजूद थे, जिनको आरक्षण का जनक कहा जाता है, जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पे 26 जून 1902 में आरक्षण भारत के अंदर लागू किया था कोल्हापुर रियासत से। उसके बाद संत गाडगे जी महाराज ऑलरेडी थे ही, और फिर 31 जनवरी 1919 को साहू जी महाराज ने पूरे भारत के बहुजनों के आंदोलन की कमान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कंधे पे रख दिया था, दिल्ली के एक मैदान में जनसभा बुला करके। तो ये जो समय था, ये समय बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण समय था कि उनकी लगभग 2200 वर्ष की मेहनत खत्म होने जा रही थी इस देश के अंदर प्रजातंत्र लागू होने से। तो पंडित बाल गंगाधर तिलक ने उस समय बहुत ही षड्यंत्र के तहत दिमाग लगाया था, और दिमाग लगा करके उन्होंने गणेश जी महाराज का प्रादुर्भाव करवाया था। दिमाग से कि यहां से नीचे इंसान और यहां के ऊपर जानवर, अगर इस टेक्नोलॉजी को ये वर्ग स्वीकार कर लेगा तो फिर हम निश्चित हो जाएंगे कि ये कभी सफल नहीं हो पाएगा, कभी सफल नहीं हो पाएगा। और इस वर्ग ने उसको स्वीकार किया। उसके बाद पंडित बाल गंगाधर तिलक ने 1922 में हिंदू महासभा की स्थापना किया। 1925 में इन लोगों ने आरएसएस को बनाया, जिसका नतीजा क्या हुआ, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपने डिप्रेस्ड क्लास के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, और लड़ाई का नतीजा सबसे बड़ा जो मास्टर चाबी ब्राह्मणों का था वह मनुस्मृति थी। और उस समय जैसे आज हमारे समाज में अंधभक्त लोग हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के भक्त लोग हैं, ठीक उस समय भी इससे भी ज्यादा प्रबल भक्त थे। यहां तक कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपने घर में भी आंदोलन करना पड़ा, घर में लड़ाई लड़नी पड़ी। घर से लोग कहते थे कि क्यों नहीं आप मंदिर जाते हैं, क्यों नहीं आप पूजा पाठ करते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि वो कालाराम मंदिर गए, और कालाराम मंदिर गए तो वहां पे ये लगा जैसे उसी समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक राष्ट्रीय लीडर बन चुके थे। और जो राष्ट्रीय लीडर होता है और जो सामाजिक ख्यात का व्यक्ति होता है, उसके हर क्रियाकलाप का समाज नोटिस करता है, समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उन लोगों को लगा कि अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर हमारा भगवान सुरक्षित नहीं रह जाएगा, वो जो उसके अंदर मूर्ति है वो सुरक्षित नहीं रह जाएगी, फिर तो सारे अछूत लोग अंदर आने लगेंगे और हमारे पूरे मंदिर को अशुद्ध कर देंगे। इसलिए कालाराम मंदिर पे पथराव किया उन लोगों ने। पथराव में तमाम लोगों का सर फूटा। जब सर फूट गया तब जाकर के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने काफिलों को लेकर के एक जगह जाते हैं, और वहां पे वो कहते हैं कि देखो
अगर उस मंदिर के अंदर का भगवान हमारा भगवान होता तो फिर वो पत्थर चलाने से रोक लिया होता कि हमारे पुजारियों पे, हमारे श्रद्धालुओं पे पत्थर कैसे गिर रहा है, वो रोका होता। लेकिन वो हमारा भगवान नहीं है, इसलिए हमारा सर फूटा है। किसी ने रोकने का काम नहीं किया, सर फोड़ने का काम किया। अब वो जो जन सैलाब था उनके साथ, वो जन सैलाब के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो जन सैलाब एकदम पागल हो गए कि आखिर तो आप ही बताइए साहब, हम लोगों को करना क्या चाहिए? हम लोगों को मंदिर तक में पूजा करने का अधिकार नहीं है। अब सीधे बाबा साहब कैसे कहें इस पूजा पाठ से, मंदिर से और उन मूर्तियों से कुछ भी नहीं होना है। उन्होंने वह जो एनर्जी इकट्ठा हुई थी, जो ऊर्जा बना था लोगों का, उस ऊर्जा को उन्होंने डाइवर्ट किया और डाइवर्ट करके और लोगों को समझाने में इस बात में सफल हो गए कि इसका जो मूल आत्मा है, ये जो आप लोगों के साथ जो हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जो छुआछूत है और ये अंधविश्वास है, पाखंड है, ये सारी चीजें जो आप लोगों के ऊपर थोपी गई है, उसका मूल चाबी इस मनु स्मृति में है, इस मनु स्मृति में है। और तब जाकर के उन्होंने मनु स्मृति दहन आंदोलन शुरू किया और मनु स्मृति दहन आंदोलन शुरू करके उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति दहन कर दिया। जब मनु स्मृति का दहन कर दिया, तब जाकर के ब्राह्मणों को यह लग गया कि अब ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसी भी एंगल से हम लोगों को छोड़ने वाले नहीं। और तब तक 27 के बाद 28 में यहाँ पे साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन में एक सदस्य बाबा साहब भी हो गए। बाबा साहब हर बात को यहाँ भी और लंदन में भी वो जाकर के अपने प्रतिनिधित्व करते थे, हर बात को रखते थे। अब साइमन को लेकर के उनको जिस गांव में प्रोग्राम लेने, वहां सर्वे कराने के लिए जाना होता था, तो होता क्या था, पहले से ही वहां सेटअप तैयार कर दिया जाता था। वहां गांव के नुक्कड़ पे लोगों को खड़ा कर दिया जाता था और ये समझा करके, जिस तरह से आज भी आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी आते हैं तो यहाँ पे उनके फिक्सिंग किए हुए लोग रहते हैं जो झूठ बोलते हैं कि हाँ सब कुछ अमन चैन है। अरे हम लोगों को हर जगह पानी पीने के लिए मिलता है, हर जगह पूजा पाठ करने के लिए मिलता है, हम लोगों को सारा कुछ राशन मिलता है, सब मिलता है, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे वो सेट कर देते थे। अब बाबा साहब झूठे साबित हो जाते थे। उसके बाद बाबा साहब ने किया क्या कि साइमन से कहा कि ऐसा है साहब, आप समय निर्धारित कीजिए, लेकिन सर्वे कहां पे होनी है वो मैं बताऊंगा। तब जाकर के नाम किसी और गांव का रखा रहता था दूसरे दिन के लिए और गाड़ी किसी और तरफ मुड़ जाती थी। तब ऐसे जब झटका मार करके पूछा गया लोगों से, तब लोग बताना शुरू किए कि हाँ सही है कि हम लोगों को कुएं के दहलीज पर कदम रखने नहीं दिया जाता है, मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जाता है, सार्वजनिक रास्ते से चलने नहीं दिया जाता है। तब जाकर के वो साइमन रिपोर्ट धीरे धीरे करके पूरे भारत की रिपोर्ट कंप्लीट हुई। और रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद वह 1930 का दौर आया जब इन सारे रिपोर्ट का समीक्षा राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन में होना था। अब राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन में जब होना था तो वहां पे वो समीक्षा सारा कुछ गया। अब उसमें ये हुआ कि ये जो 85 से 90% बहुजन समाज है, इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। अब मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करने के लिए तो मौलाना आजाद चले गए, जिन्ना साहब भी थे और मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। लेकिन पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो उनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोगों ने नियुक्त किया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डिप्रेस क्लास जो अछूत वर्ग था उनके लिए लोगों ने नियुक्त किया। अब वहां पे 2 बार राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी नहीं गए। उन्होंने जरूरत आवश्यकता ही नहीं समझा। उसके बाद
जब ये हुआ कि अब सबको हक अधिकार मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, तब जाकर के तीसरे राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर मोहनदास करमचंद गांधी को लगा कि अब मुझे जाना ही चाहिए। तब वो जाते हैं और उस तीसरे वाले के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को एयरवेज रोक दिया गया। पानी वाले जहाज में भी उसमें जहाज का जो पायलट था उसको फिक्स किया गया कि तुमको जहाज को डुबो देना है या एनी हाउ एनी कंडीशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की हत्या कर देनी है। लेकिन वो खुद की मौत कबूल किया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पे आंच नहीं आने दिया और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वहां पहुंचे। अब वहां पे गांधी जी दावत दिए मुस्लिम लीडरों को और बुला करके समझाया कि जब राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन में सारे लोग बैठेंगे तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का विरोध कीजिएगा। वो लोग दावत नहीं खाए उनका, कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग जा रहे हैं। और तुरंत रातों रात आकर के इनके क्वार्टर पे आए जहां ये रुके हुए थे बाबा साहब। इनको बताया कि गांधी जी बुला करके इस तरह से हम लोगों को समझाए हैं। कहे तो आप लोग क्या जवाब दिए? कहे हम लोग दावत नहीं खाए उनका, हम लोग विरोध करके चले आए हैं और हम लोग आपका साथ देंगे। तो उस समय राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन में उन मुस्लिम लीडरों ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का साथ दिया। अब वहां पर राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन में 5-6 सवाल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पूछे, क्योंकि गांधी जी बार बार यही कहते थे कि सारे पिछड़ों का नेता मैं हूं, सारे पिछड़ों की अगुवाई मैं कर रहा हूं और हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई जात पात नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा तो फिर एक गिलास पानी मेरे हाथ से आप पी लीजिए, ये लीजिए पी लीजिए। तो कुछ नहीं बोल पाए। मैं जानता हूं कि आप पानी नहीं पी सकते। आप बताइए गांधी जी, क्या है आपके घर की बहू बेटी हमारे लोगों के घर पे आती जाती हैं? क्या हमारे घर की बहू बेटियां आपके यहाँ आती जाती हैं? क्या शादी विवाह में न्योता हकारी चलता है, रिश्ते नाते चलते हैं, कुछ बुलाते हैं आप लोग? कैसे मैं मान लूं कि भारत के अंदर समता है, सभी लोग बराबर के हैं? बहुत वहां पे उनको लड़ना पड़ा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। किसी भी सवाल का जवाब मोहनदास करमचंद गांधी नहीं दे पाए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। अंत में बाबा साहब ने कहा कि मैं जानता हूं गांधी जी कि आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैं और ज्यादा आपसे सवाल नहीं पूछना चाहता। मैं इस सभा से पूछ रहा हूं कि इस पे कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तब जाकर के लिस्ट बनी कि कितने यहां पे अनटचेबल लोग हैं, जिनकी लिस्ट तैयार करो जो शैक्षणिक रूप से अछूत है। किससे? शैक्षणिक रूप से अछूत है, आर्थिक रूप से अछूत है, सामाजिक रूप से अछूत है। तो सबकी लिस्ट तैयार हुई और लिस्ट तैयार होने के बाद उस लिस्ट के अंदर जो संख्या आई वह 15% अनुसूचित जाति की संख्या आई, जिसको एक एक जातियों को लिस्ट में नाम सूची बनाया गया, सूची को क्रमबद्ध किया गया, वही अनुसूची हो गई। उसके बाद जो वनवासी थे, जिनका जीवन यापन जंगल एरिया में था, उनका भी लिस्ट बना, तो वह 7.5% लोगों के लिए अनुसूचित जनजाति बना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो वो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां बनी। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मात्र इतने ही पिछड़े हैं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से,
इनके अलावे कुछ और लोग हैं जो पिछड़े हैं, इनके अलावे कुछ अन्य भी पिछड़े हैं। उनके लिए उन्होंने नाम उसका रखा अदर बैकवर्ड क्लास। वह कास्ट नहीं है, वह जातियां नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास। और उस क्लास के अंदर 3743 जातियां लिस्टेड करके बाबा साहब ने दिया कि ये भी पिछड़े लोग हैं। और याददाश्त के लिए मैं बता दूं कि 1871 में अंग्रेजों के द्वारा जो जाति आधारित जनगणना शुरू की गई थी, वह 1931 आखिरी जनगणना था। और उस जनगणना के आधार पे इस देश के अंदर 52% की अकेले संख्या अदर बैकवर्ड क्लास की आई। 52% लोग अन्य पिछड़ा वर्ग से आए और बाकी 22.5% लोग अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात से आए। इस तरह से करके 74% लोग हुए। 74.5% लोग हुए और 10